ननद शालिनी और मम्मी जी किसी शादी का सामान लेने बाजार गए थे। पापा जी ऑफिस और राहुल ननद का पति वो अपने कमरे में सो रहा था। ऐसा मैंने सोचा था। मैं तनु रसोई में खड़ी खिड़की से बाहर देख रही थी। मन कहीं और था। तभी प्यास लगी। फ्रिज खोला, पानी की बोतल निकाली और गिलास में ठंडा पानी भरा। गले से ठंडा पानी उतरा तो एक सिहरन सी दौड़ गई। मैंने वहीं सिंक के पास खड़े होकर पानी पिया। तभी पीछे से आवाज आई, एक गहरी नींद में खलल पड़ने वाली, पर जागी हुई आवाज। पानी ठंडा है क्या? मैं चौंक कर मुड़ी। राहुल रसोई के दरवाजे पर खड़ा था, बिना कमीज के, सिर्फ निक्कर पहने। उसका शरीर गठीला था। छाती पर बाल, नमक मिर्च मिली दाढ़ी। आंखें अभी पूरी नहीं खुली थीं, पर उनमें एक चमक थी। वह चमक जो सुबह की नहीं, किसी और ही इरादे की गवाही दे रही थी। हाँ हाँ, मैंने कहा। आवाज थोड़ी कांप रही थी। छाछ भी है, लेना है। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे धीरे अंदर आया। उसकी मौजूदगी ने रसोई की हवा को भारी बना दिया। वो सीधा फ्रिज के पास नहीं, मेरे पास आया। मेरे और सिंक के बीच की जगह बहुत कम थी। उसने हाथ बढ़ाया मेरे सिर के पास अलमारी का हैंडल पकड़ने के लिए। ऐसा नाटक। उसकी बगल मेरे चेहरे के बिल्कुल पास आ गई। गर्मी और पसीने की हल्की गंध, मेरी सांस थम सी गई। तुम तो यहां अकेली हो ना? उसने कहा, आवाज फुसफुसाहट जैसी। शालिनी दीदी और मैंने नहीं पूछा वो कहाँ है। मैंने पूछा, तुम अकेली हो ना? मैंने सिर नीचा कर लिया। दिल धड़क रहा था, जैसे छाती फाड़कर निकल आएगा। मैंने बाएं तरफ निकलने की कोशिश की, पर उसने अपना दूसरा हाथ दीवार पर टिका दिया। मुझे घेर लिया। भैया जी ये मत। मेरी आवाज एकदम भरी हुई थी। भैया जी। उसने मेरी ठू पकड़कर मेरा चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें अब पूरी खुल चुकी थीं। उनमें एक ऐसी भूख थी जिसे देखकर मैं सिहर उठी। इस घर में बाहर तुम मेरी भाभी हो। तनु पर यह चार दीवारी, यह वक्त, यह कुछ और नियम बनाता है। नहीं, यह गलत है, मैंने कहा। लेकिन मेरे शब्दों में वह ताकत नहीं थी जो मेरे विरोध को दिखाए। गलत। उसने मेरे कान के पास अपने हंठ लाकर फुसफुसाया। उसकी सांस की गर्माहट ने मेरे शरीर में एक अजीब सी लहर दौड़ा दी। जो दो बेकरार दिल चाहते हैं वो कभी गलत नहीं हो सकता। मैंने रोज तुम्हें इस साड़ी में रसोई में घूमते देखा है। तुम्हारे होंठ, तुम्हारी गर्दन की लकीरें, हर चीज मुझे पागल कर देती है। उसका एक हाथ मेरी कमर पर आ गया। उसकी उंगलियों का स्पर्श साड़ी के पार भी जलन पैदा कर रहा था। मैंने अपने हाथों से उसकी छाती पर दबाव डाला, धक्का देने की कोशिश की। रुको, ऐसा मत करो। पर वो एक पत्थर की दीवार था। उसने मेरी कलाइयां पकड़कर मेरे हाथ मेरी ही पीठ के पीछे कर दिए। अब मैं बिल्कुल असहाय थी, उसके और ठंडी दीवार के बीच फंसी हुई। डरो मत, उसने कहा, और उसकी नजरें मेरे होठों पर टिक गईं। बस एक बार, बस आज। और फिर वो क्षण आया। उसने अपना सिर झुकाया। पहले उसके होंठ मेरे गाल पर पड़े, फिर धीरे धीरे मेरे होठों की तरफ बढ़े। मैंने अपना सिर इधर उधर घुमाने की कोशिश की, पर उसकी पकड़ मजबूत थी। उसकी दाढ़ी मेरी त्वचा को चुभ रही थी। एक अजीब सी मिलावट थी उस पल में। डर के साथ एक झुंझुनी, घृणा के साथ एक उत्सुकता। मेरा दिमाग चीख रहा था नहीं, पर मेरा शरीर जैसे जवाब दे रहा था उस छूने को। उसने मेरे होठों को अपने होठों से दबाया, जबरदस्ती। यह एक कोमल चुम्मा नहीं था, यह एक दावा था, एक अधिकार जताने जैसा। उसकी जीभ ने मेरे होठों के बीच रास्ता बनाने की कोशिश की। मैंने अपने दांत भी लिए, आंखें सख्ती से बंद कर ली। मेरे गालों से आंसू की दो धाराएं फिसलने लगीं, लेकिन वो रुका नहीं। उसका एक हाथ मेरी गर्दन पर गया, फिर साड़ी के पल्लू के अंदर मेरे कंधे की तरफ। उसकी उंगलियों का स्पर्श जहां जहां पड़ रहा था वहां आग लग जाती थी। एक ऐसी आग जो शर्मिंदगी की से ढक रही थी। ढीले हो जाओ तनु, उसने मेरे होठों के बीच फुसफुसाया। तुम भी चाहती हो, इसे मैं तुम्हारी आंखों में देख सकता हूं। यह सुनकर मुझे एक झटका लगा। क्या सच में? क्या मेरी आंखों में कुछ ऐसा था? इस डर और विरोध के बीच क्या वाकई मेरे भीतर कहीं नहीं? मैंने जोरदार प्रतिरोध किया, अपने घुटने उठाए, पर उसने पहले ही सब अनुमान लगा लिया था। उसने अपने पैरों से मेरे पैरों को दबोच लिया। अचानक दूर से कार के हॉर्न की आवाज आई, शायद सामने वाले घर की। पर उस आवाज उसने जादू सा काम किया। राहुल का शरीर
एकदम सख्त हो गया। उसने अपना सिर पीछे खींचा, मुझसे थोड़ा दूर हटा और दरवाजे की तरफ कान लगाकर सुनने लगा। उस पल की झलक में मैंने उसके चेहरे पर एक फुर्ती देखी। वो आक्रामक था। वो दुस्साहस कहीं गायब हो गया था। उसकी जगह डर ने ले ली थी। ये मेरा मौका था। मैंने जमावट तोड़ी, अपनी एक बाजू उसकी पकड़ से छुड़ाई और उसे पूरी ताकत से धक्का दिया। वो संतुलन खोकर पीछे लड़खड़ाया। मैंने उसी पल खुद को उसके घेरे से निकाला और रसोई के दरवाजे की तरफ भागी। तनु उसने पुकारा, आवाज में खींच और एक धमकी थी। पर मैं नहीं रुकी। मैं सीधी अपने कमरे में गई, दरवाजा बंद किया और कुंडी चढ़ा दी। फिर दरवाजे से सरक कर जमीन पर बैठ गई। सारा शरीर कांप रहा था। होठों पर उसके जबरदस्त चुम्मे की जलन महसूस हो रही थी। कमर पर जहां उसने पकड़ा था वहां दर्द था और आंखों से आंसू अब रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। दिमाग में सवालों का झंझावात चल रहा था। अब क्या होगा? क्या वो किसी को बताएगा? क्या मैं बता पाऊंगी? कौन मानेगा मेरी? उसकी आखिरी बात कांटे की तरह चुभ रही थी। तुम भी चाहती हो इसे? क्या सच में? मेरे अंदर कहीं मैंने जोर से सिर हिलाया, जैसे उस सोच को दूर भगाना चाहती हूं। नहीं, ये उसकी चाल थी, मुझे बुरा महसूस करवाने की, शर्मिंदा करने की। पर एक बात सच थी, आज वो जो हुआ उसने सब कुछ बदल दिया था। अब ये घर वैसा नहीं रहा, अब मैं वैसी नहीं रही, और ना ही वो राहुल। अब वो सिर्फ मेरी ननद का पति नहीं था, वो एक खतरा था, एक ऐसा रहस्य था जिसे मैं अपने भीतर दफन करके रखने को मजबूर थी। बाहर कार के दरवाजे बंद होने की आवाज आई। शालिनी दीदी और मम्मी जी लौट आए थे। उनकी हंसी सुनाई दी, सामान्य जीवन की आवाजें। पर मेरे कमरे की चार दीवारी के अंदर एक तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था। आज का वो पल, उसकी गर्म सांस, उसकी पकड़, सब कुछ मेरी यादों में जलने लगा था। और मैं जानती थी यह जलन बहुत देर तक रहने वाली थी। दरवाजे पर दस्तक हुई। तनु, अंदर हो, चाय बना दो जरा। शालिनी दीदी की आवाज आई। मेरी सांस थम सी गई। मैंने जल्दी से आंखें पछी, आवाज को स्थिर करने की कोशिश की। हाँ, हाँ दीदी, आ रही हूं। आवाज अभी भी भारी थी। बाथरूम में जाकर मैंने चेहरा धोया। आईने में अपनी शक्ल देखी। लाल आंखें, सूजे हंट। पल्लू ठीक किया तो कंधे पर उसकी उंगलियों के निशान दिखे। मैंने जल्दी से दुपट्टा ठीक किया और सीधे किचन की तरफ चल दी। किचन में पहुंची तो सब कुछ वैसा ही था। वही गिलास जिसमें उसने छाछ और डाली थी, वही फ्रिज, बस वो नहीं था। मैंने गैस चलाई, चाय पत्ती डाली। हाथ कांप रहे थे। अरे तुम तो बहुत प्लेन दिख रही हो, कुछ हुआ क्या? शालिनी दीदी ने पूछा किचन में आकर। मैंने सिर हिलाया। नहीं दीदी, बस सिर दर्द हो रहा है थोड़ा। अच्छा, राहुल भी तो उठा था ना, वो कहाँ है? नाम सुनते ही मेरा दिल धक से रह गया। पता नहीं, शायद कमरे में ही होंगे। मैंने बिना उनकी तरफ देखे कहा। दीदी चली गई। मैं सांस लेने की कोशिश कर रही थी, तभी पीछे से फिर वही आवाज सी, भाभी चाय में मेरी भी बना देना। मैं पलटी। राहुल दरवाजे पर खड़ा था। अब कमीज पहन ली थी। उसकी नजरें मेरी आंखों में घुस गई, जैसे कह रही हूं, कुछ नहीं हुआ, और अगर हुआ भी तो तुम कुछ नहीं कर सकती। हम, मैंने कहा और जल्दी से चाय की तरफ देखने लगी। वो अंदर आया और मेरे पास आकर खड़ा हो गया, जैसे दोपहर को हुआ था। मैं जम गई, पर उसने चाय के बर्तन की तरफ हाथ बढ़ाया। चाय पत्ती ज्यादा डाल दो, मुझे गाढ़ी पसंद है। उसकी उंगलियां जानबूझकर मेरी उंगलियों से छू गईं। मैंने हाथ पीछे खींच लिया। मैं जानती हूं, मैंने कहा। आवाज में कांपन था, पर अब डर नहीं, गुस्सा था। उसने मुस्कुराया, एक खतरनाक आत्मविश्वास से भरी मुस्कान। फिर धीरे से, बस इतना कहा कि सिर्फ मैं ही सुन सकूं। तुम्हारी आंखें जब गुस्से में चमकती हैं तो और भी खूबसूरत लगती हैं। और फिर चला गया। उस रात में सो नहीं पाई, हर आहट पर कांप उठती। रात के 2 बजे थे जब मुझे वॉशरूम जाना पड़ा। कमरे से निकली तो लिविंग रूम अंधेरा था। टीवी चल रहा था हल्की आवाज में। सोफे पर कोई बैठा था। राहुल, मैंने जल्दी से कदम बढ़ाए। रुको, उसकी आवाजें ने रोक लिया। मैं रुकी नहीं। तभी वह उठा और तेजी से आकर मेरे रास्ते में खड़ा हो गया। मुझे जाने दो, मैंने कहा। आवाज में दहशत थी। बात करनी है तुमसे। हमारे बीच कुछ नहीं है बात करने को। उसने हल्की हंसी हंसी। कुछ नहीं,
दोपहर जो हुआ वो कुछ नहीं था। मैंने उसकी तरफ देखा। टीवी की रोशनी में उसका चेहरा अजीब लग रहा था। वो एक गलती थी, तुम्हारी गलती। तुम्हारी मर्जी के बिना एक चुम्मा वो गलती है, पर तुम्हारे शरीर का जवाब वो गलती नहीं होती। तनु, तुम्हारी सांस तेज हुई थी, तुम्हारा शरीर कांपा था, डर से नहीं कुछ और महसूस करके। मैं गुस्से से जल उठी। तुम घिनौने हो, तुम सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हो। सच्चाई? उसने एक कदम आगे बढ़ाया। मैंने पीछे हटना चाहा पर दीवार आ गई। सच्चाई ये है कि तुम भी उतनी ही अकेली हो जितना मैं। सच्चाई ये है कि इस घर में तुम्हें भी वह प्यार नहीं मिला जिसकी तुम्हें तलाश है। और सच्चाई ये है, उसने मेरा हाथ पकड़ा। मैंने छुड़ाने की कोशिश की पर नहीं छूटा। कि हम दोनों एक दूसरे की जरूरत है। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, मैंने कहा, पर आवाज में पहले जैसा विश्वास नहीं था। झूठ, उसने कहा। तुम्हें भी वह चाहिए जो मैं चाहता हूं, गर्मशी। ध्यान, वो जुनून जो इस घर की रोजमर्रा की जिंदगी में मर चुका है। उसने मेरा हाथ छोड़ दिया। मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा, लेकिन जान लो, मैं यहां हूं और तुम भी यहीं हो। दरवाजा खुला है, जब भी तैयार हो। वो चला गया। मैं वहीं दीवार से टिकी खड़ी रही। उसके शब्द मेरे दिमाग में गूंज रहे थे। वह गलत था, पूरी तरह गलत। फिर भी उसकी बातों में जो जहर था वह मेरे अंदर रिसने लगा था। अगले कई दिन तनावपूर्ण गुजरे। मैं उससे बचती रही, पर घर है, मिलना तो पड़ता ही। खाने की मेज पर, लिविंग रूम में। हर बार वो मुझे ऐसे देखता जैसे हम दोनों के बीच कोई गुप्त समझौता हो। एक चोरी की नजर, एक गुप्त मुस्कान। एक रात जब सब सो चुके थे, मेरे फोन पर मैसेज आया, एक अनजान नंबर से। तुम्हारी खिड़की से चांदनी बहुत खूबसूरत दिख रही होगी। मैं कांप उठी। वो मेरे कमरे के सामने वाले कमरे से देख रहा था। मैंने खिड़की का पर्दा खींच दिया और फोन बंद कर दिया। पर दिल की धड़कनें सामान्य नहीं हुई। धीरे धीरे उसकी बातें मेरे अंदर घर करने लगी। क्या सच में मैं अकेली थी? क्या सच में मेरी शादी की यह जिंदगी इतनी खोखली थी? मेरे पतिराज हमेशा काम में व्यस्त रहते। बातचीत सिर्फ जरूरतों तक। प्यार, जुनून, वो शब्द हमारे शब्दकोश से गायब हो चुके थे। और राहुल वह ध्यान देता था। हाँ, गलत तरीके से पढ़ देता तो था। उसकी नजरों में वह चाहत थी जो मैंने बरसों से नहीं देखी थी। ये सोचकर मुझे खुद से नफरत होती, पर सोच बार बार आती। एक शाम जब मैं बालकनी में कपड़े सुखा रही थी, वह आया। मौसम अच्छा है, उसने कहा। मैंने कहा, बिना उसकी तरफ देखे। कल्पना नहीं तनु, सच्चाई। उसने मेरे पास आकर एक कपड़ा उठाया और मुझे देते हुए उसके हाथ से मेरा हाथ छू गया। इस बार मैंने हाथ पीछे नहीं खींचा, सिर्फ एक पल के लिए। पर वो पल उसने नोट कर लिया। उसकी आंखों में एक जीत की चमक आ गई। देखो, तुम भी चाहती हो, बस इतना कबूल कर लो। नहीं, मैंने कहा, पर आवाज में पहले जैसी दृढ़ता नहीं थी। वो चला गया और मैं वहीं खड़ी रह गई, अपने हाथ को देखते हुए जहां उसका स्पर्श अब भी महसूस हो रहा था। शर्म आ रही थी, ग्लानि हो रही थी, पर एक अजीब सी रोमांचक झुरझुरी भी थी। उस रात मैंने राज को फोन किया। कब आ रहे हो? मैंने पूछा। पता नहीं, प्रोजेक्ट डेडलाइन पर है। तुम ठीक हो ना? हाँ, हाँ, मैंने कहा, और फिर रुककर मुझे तुम्हारी याद आती है। दूसरी तरफ चुप्पी थी। फिर मैं भी व्यस्त हूं, तनु, बाद में बात करते हैं। क्लिक, फोन कट गया। आंसू नहीं आए, बस एक खालीपन था। और उस खालीपन में राहुल के शब्द गूंजने लगे। तुम भी अकेली हो। अगले 2 हफ्ते वो और भी साहसी हो गया। मेरे फोन पर मैसेज आते, आज साड़ी बहुत सुंदर है, या तुम्हारी हंसी सुनकर मेरा दिन बन जाता है। मैं कभी जवाब नहीं देती, पर मैसेज डिलीट भी नहीं करती। एक दिन जब घर में सिर्फ हम दोनों थे, उसने सीधे कह दिया, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। तनु, मैं हैरान रह गई। प्यार? तुम्हें पता है प्यार शब्द का मतलब? हाँ, और तुम्हें भी पता है, इसीलिए तुम डर रही हो, क्योंकि तुम भी महसूस कर रही हो। मैं कुछ नहीं महसूस करती। झूठ, उसने कहा, और अचानक उसकी आंखों में एक अजीब सी नरमी आ गई। तनु, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। सच में मैं बस तुम्हारे पास रहना चाहता हूं। और फिर वो हुआ जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए, असली आंसू। मैं भी इस जाल में फंसा हूं तनु, इस शादी में, इस जीवन में, और तुम इस अंधेरे में।
एक रोशनी हो। मैं भ्रमित हो गई। ये आक्रामक राहुल नहीं था, यह कोई और था, कोई जो दर्द में था और उस दर्द को मैं पहचान सकती थी। मैंने कुछ नहीं कहा, बस वहां से चली गई। पर उस रात मैं सो नहीं पाई। उसके आंसू मेरी आंखों के सामने थे। क्या सच में वो पीड़ित था? क्या हम दोनों ही इस जीवन के कैदी थे? अगली सुबह मैंने उसे मैसेज किया, हमें बात करनी चाहिए। जवाब आया, कब? कहाँ? आज शाम टेरेस पर, जब सब बाहर जाए या अब जाएगी। उस दिन का इंतजार करते हुए मेरा दिल जोर जोर से धड़कता रहा। मैं क्या कहूंगी, मैं क्या चाहती थी, पता नहीं। बस इतना जानती थी कि यह चलता नहीं रह सकता। शाम को टेरेस पर हम आमने सामने खड़े थे। हवा में सर्दी थी। मैं चाहती हूं तुम रुक जाओ, मैंने कहा। ये सब बंद करो। क्यों? क्योंकि ये गलत है। गलत क्यों है? उसने पूछा। आवाज शांत थी। क्योंकि समाज कहता है, क्योंकि धर्म कहता है, पर जो दिल कहता है वह कभी सुनते हो? मैं चुप रही। तनूस ने कहा और करीब आया। मैं जानता हूं मैंने